हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीटीसी स्टडी। बच्चों, कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ ही होंगे और अपने पढ़ाई में लगभग ठीक ठाक ही होंगे अभी। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ अंगद सर बीटीसी स्टडी के साथ हमेशा रहने का वादा किया है, आप लोगों से निश्चय किया है। और यहाँ पे मुफ्त में क्लास हमेशा यूट्यूब पे मिलेगा आप लोगों को हमेशा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पिछला लेक्चर जो मेरा चला था लेक्चर 6, उसमें हम आप लोगों को उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के जो प्रतिबिंब, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब निर्माण होता है, हमने उसी बताया था वहां पे। हमें उम्मीद है कि आप लोग वो बातें देखे होंगे, वो तमाम बातें आप लोगों को याद भी होगा। बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि वहां से बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है और मैं इस बार भी बोल रहा हूं वहां से क्वेश्चन आएगा अगले एग्जाम में, क्योंकि हर बार आता है वहां से। और आप लोगों को पता है कि मैंने जितना क्वेश्चन बताया था इस बार भी वो सारा क्वेश्चन फिजिक्स में आया था। फिजिक्स और संस्कृत में जो कुछ ही बताया था वो टोटली क्वेश्चन आया था। हमारे सेशन से लगभग 90% मेरा काम किया था। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम आप लोगों को तो बस इतना ही कहेंगे कि आप लोग मेरे प्रत्येक बातों को समझने का प्रयास करें। जो आप लोगों को मैं बताता हूं उन्हें आप लोग जो है कंप्लीट कर लिया करें, उन्हें स्मरण रखने का काम करें, समझने का काम करें। जितना बातें बताता हूं, अगर आप हमारे वीडियो को स्क्रॉल नहीं करते हैं, अगर लगातार देखते हैं, तो उम्मीद इतना है मुझे कि फिजिक्स का जो ये लेक्चर खत्म होगा, मतलब हमारा जो क्लास 10 का जो फिजिक्स है उसमें जो अध्याय लगभग 5 अध्याय है उसमें, तो 5वां अध्याय खत्म होने के बाद हमें इतना उम्मीद है कि आप लोग, अगर आप लोगों को किसी के सामने खड़ा कर दिया जाए तो आप लोग बिना बुक देखे डायरेक्टली हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं या बिना बुक देखे उन्हें पढ़ा सकते हैं। इतना मैं दावे के साथ आपको कहता हूं। मैंने लेक्चर 1 मतलब इस लाइट चैप्टर का जो पहला पार्ट जो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उनको पढ़ाया और अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चल रहा है। तो इस चैप्टर को खत्म होने के साथ जब चैप्टर खत्म होगा तो मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा इस पे। जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें पूरे चैप्टर को हमने कवर करवाया वहां पे, तो आप लोग जाके देख सकते हैं वहां पे। और फिर जो ये चैप्टर खत्म होगा मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा उसी चैप्टर का, जिसमें आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर कवर करवाया जाएगा। और जब मेरा ये बुक्स खत्म होता है उसके बाद मैं एक दिन का क्लास फिर से करूंगा, जिसमें 1.5 से 2 घंटा क्लास कंटिन्यू चलेगा। उसमें एक वीडियो आएगा इसके खत्म होने के बाद, जिसमें पूरे बुक जो फिजिक्स का पूरा चैप्टर है हमारा 5 अध्याय, 5वां अध्याय को कवर करवाया जाएगा एक ही वीडियो में। तो वो सब का टाइम तो अभी थोड़ा सा दूर है, लंबा प्रोसेस है उसका। अभी खत्म होने में समय लग सकता है, 1.5 महीना का समय लगेगा, 2 महीना लग भी सकता है समथिंग। तो उसके लिए टाइम थोड़ा सा दूर है। तो आप लोग लगातार बने रहिए। लगातार जड़ से आप लोग अगर पढ़े रहते हैं, शुरुआत से पढ़े रहते हैं, तो वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो बच्चों, इसमें हम नॉमिकल भी बताएंगे आप लोगों को, बहुत सारे नॉमिकल बताएंगे जिससे कि आप लोगों को यहाँ तो काम आएगा ही, उसके बाद 12th क्लास में भी उसका बहुत सारे काम है। तो चलिए, हम आप लोगों का समय नहीं बर्बाद करेंगे उतना, हम चलते हैं आज की और नया से टॉपिक की ओर। तो बच्चों, मैं आप लोगों को आज जो बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं लेंस फॉर्मूला। आज आप लोगों को लेंस फॉर्मूला बताने वाला हूं। उत्तल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस में पहले हम बताएंगे लेंस सूत्र मतलब उन्हें प्रूव करके दिखाएंगे, और फिर अवतल लेंस का हम अगले वीडियो में देख लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लेंस सूत्र होता क्या है। ये लेंस सूत्र को जानना बेहद ही जरूरी है हमें कि लेंस सूत्र होता क्या। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं लेंस सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f। यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि ये होता क्या है, 1/v - 1/u बराबर 1/f। ठीक है, ये क्या है? तो हम ऐसे बोलते, देखिए यहाँ पे v जो है, v हमारा क्या है, ये v है, ये v हमारा क्या है? तो ये v जो है ये प्रतिबिंब दूरी है, इमेज का जो है डिस्टेंस है वो प्रतिबिंब दूरी है। और उसके बाद u है, u हो गया हमारा, ये हो गया वस्तु दूरी। और ये f जो है, f हो गया हमारा फोकस दूरी। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये जो तीनों बातें हैं आप लोग इन्हें ध्यान रखें। ये v प्रतिबिंब दूरी है, u वस्तु दूरी है, और f जो है हमारा वो फोकस दूरी है। अब देखिए, इन तीनों में यानी कि लेंस में हम बोल सकते हैं मतलब प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करने वाला जो सूत्र होता है हमारा,
वही हमारा लेंस सूत्र कहलाता है, लेंस फॉर्मूला कहलाता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग ये बातें समझ गए होंगे। मतलब लेंस की वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध दिखाने वाले सूत्र को हम लेंस सूत्र कहते हैं। तो हमें यह प्रूव करना है। अब देखिए लेंस सूत्र, लेंस तो दो हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस देखे हैं, तो दोनों में हम देखेंगे इसको। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात फिर से बता दूं, जो इससे पहले हम बताए थे आप लोगों को साइन कन्वेंशन के रिलेटेड कुछ बातें, साइन कन्वेंशन के बारे में कल की वीडियो में। देखिए इसके अकॉर्डिंग चले हम लोग, तो होता क्या है जो जानना बेहद जरूरी है। लेंस सूत्र इसके बिना सत्यापित करने में बहुत सारी परेशानी का सामना हमें करना पड़ेगा, इसलिए यही देख लेते हैं हम थोड़ा सा। उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, दूसरा है हमारा अवतल लेंस। देखिए इन दोनों में उत्तल लेंस का जो वस्तु दूरी होता है, वस्तु दूरी वो ऋणात्मक होता है, और अवतल लेंस का भी वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका भी जो वस्तु दूरी होगा वो क्या होगा, वो भी ऋणात्मक होगा। उसके बाद उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होगा वो धनात्मक होगा, लेकिन अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होगा वो ऋणात्मक होगा। आप लोगों को ध्यान रखना ये बातें। उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब दूरी होगा वो धनात्मक होगा, लेकिन अवतल लेंस का जो प्रतिबिंब दूरी होगा वो ऋणात्मक होगा। ये आप लोगों को याद रखना है। ये अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन के चित्र हम बताए हैं, इन्हें आप लोग ध्यान रखिए। वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है, चाहे लेंस या दर्पण कोई भी हो, और फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी जो ये दोनों की दोनों जो है ये प्लस में होगा, और ये दोनों की दोनों क्या होगा, तीनों की तीनों माइनस में होगा। आप लोगों को बस ये बातें याद रखनी है। फिर हम चलेंगे उत्तल लेंस के सूत्र की तरफ। चलिए देख लेते हैं उसको। तो आइए हम लोग देखते हैं अब थोड़ा सा इसके तरफ, चित्र की तरफ। तो क्या कहते हैं कि सबसे पहले हम जो एक लेंस बनाए ना, एक लेंस बना लिए हैं, और ये उत्तल लेंस के लिए हम प्रूव करने वाले हैं। तो इसका नाम हम दे दिए एक उत्तल लेंस, समझ ले ये उत्तल लेंस ही है, तो इसका नाम नहीं दिए तो नाम दे सकते हैं इसका नाम एल। मतलब ये एल जो है ना एक हमारा लेंस है। कौन सा लेंस है, ये हमारा एक उत्तल लेंस है। उसके बाद देखिए इसमें हम क्या किए, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आसान है फिगर, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो हम इसमें जो वस्तु को रखे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। वहां पे हम उत्तल लेंस के द्वारा जो तरह से प्रतिबिंब बनाए थे, वहां अगर देखे होंगे देखिए बार समझ जाएंगे इसे। तो वस्तु को रखे हैं 2f' के बाहर है, मतलब वस्तु जो है हमारा वो कहां रखा हुआ है, इन्हें समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। ये जो है वस्तु कहां रखा गया है, तो ये अनंत, इधर का देखिए, इधर का जो जितना भाग बच जाता है वो हमारा अनंत कहलाता है, अनंत का भाग होता है, और ये 2f' है। तो ये वस्तु जो है अनंत और 2f' के बीच में रखा हुआ है। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो उससे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या बोले, हम बोले अनंत। तो अनंत का क्या हो जाएगा, याद कीजिए वही ठीक जो बताए थे हम। अनंत बोले तो फोकस, देखिए फोकस, और 2f' बोले तो 2f, मतलब फोकस और 2f के बीच बनाया। कैसे बनाया ये समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले किरण जो है वस्तु से टकराई, प्रधान अक्ष के समांतर गई और अपवर्तित होकर के ये फोकस से होकर के निकल गई। उसके बाद क्या हुआ हमारा कि एक किरण ऑप्टिकल सेंटर से अपवर्तित होकर के सीधी की सीधी निकल गई, और देखें यहाँ पे कि दोनों अपवर्तित किरणें जो है एक दूसरे को काटी है किसी न किसी बिंदु पे। जिस बिंदु पे कटान बिंदु बना वही हमारा इमेज बना। तो सकते हैं हमारा वस्तु ए भी था, इनका इमेज जो बना वो बना b' a', यानी कि a' b' भी बोल सकते हैं इसे, ये बना। और कुछ खास इसमें नहीं है। अब इसमें हम क्या किए, यहाँ पे दर्शा दिए कि ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, यहां से लेकर के फोकस तक की दूरी फोकस दूरी हो गया हमारा। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के प्रतिबिंब तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी हो गया हमारा भी, और ऑप्टिकल सेंटर से वस्तु तक की दूरी को मान लिए हम लोग वस्तु दूरी u। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा भाषा इनकी। देखिए सबसे पहले इसमें भाषा क्या लिखना है कि मान लेंगे कि इसमें L जो है एक उत्तल लेंस है। मान लेंगे इसमें L जो है क्या हमारा एक उत्तल लेंस है, जिसमें वस्तु AB 2f' और अनंत के बीच रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब f और 2f के बीच बनाया। कैसा बनाया, इनका प्रकृति भी बताए देना है, क्या दिक्कत है, जब जानते हैं तो लिख देंगे यहाँ पे। देखिए एक तरफ वस्तु दूसरी तरफ प्रतिबिंब, एक तरफ नहीं है वस्तु और प्रतिबिंब, एक तरफ वस्तु है दूसरी तरफ प्रतिबिंब बना है, मतलब हमारा वास्तविक है। अगर एक तरफ वस्तु है उसी तरफ प्रतिबिंब बनता, वास्तविक नहीं काल्पनिक होता। यहाँ पे एक तरफ वस्तु है दूसरी तरफ प्रतिबिंब बना तो वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक है तो उल्टा होगा, उल्टा है तो अब देखिए साइज में दोनों का, साइज भी दोनों का जो है छोटा है, देख सकते हैं प्रतिबिंब का साइज छोटा है वस्तु की तुलना में। तो ये इतना कुछ ही लिखना है भाषा में, और कुछ नहीं लिखना है, इतना कुछ लिखना है। ये देखते हैं तो वो लिखेंगे सबसे पहले, माना कि L एक कौन सा लेंस है, तो उत्तल
उत्तल लेंस है, नहीं देख रहे हैं उसमें, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए आप लोग इससे, और उधर जाएंगे तो देख लीजिएगा। तो क्या कहता है कि माना कि एल एक उत्तल लेंस है जिसमें वस्तु ए बी, इसमें वस्तु जो है ए बी कहां रखा गया है, 2f डैश और अनंत के बीच। इसमें वस्तु ए बी 2f डैश एवं अनंत के बीच रखा गया है, रखा गया है। अब इसका प्रतिबिंब कहां बना है, तो देख सकते हैं इसका प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब लिखेंगे, तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कहां बना है, तो ये बना है एफ और 2f के बीच। हम इसे लिख लेंगे ए डैश बी डैश एफ तथा 2f के बीच जो है कैसा बना है, तो इसका प्रकृति भी लिख ही देते हैं, वास्तविक, उल्टा एवं छोटा बना है। इतना बातें हमें लिख लेना है। और अगर लिखना चाहे तो हम ये भी बात लिख सकते हैं, इसका वस्तु दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी क्या है, ये सब लिख देते हैं यहीं पे। तो लिख देंगे अगेन यानी पुनः, यहाँ पे जो दिया हुआ इन्हें लिख लेते हैं। देखिए वस्तु दूरी क्या होगा, हमारा जो वस्तु दूरी है वो क्या होगा, तो वस्तु यहाँ पे है O से लेकर के B तक, यानी कि OB जो है, OB बराबर हम U बोल सकते हैं, और ये क्या है, तो ये है हमारा वस्तु दूरी। वस्तु तक की दूरी क्या करेंगे, वस्तु दूरी। उसके बाद देखिए वहां पे ये O है और ये B डैश, O से B डैश तक प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा हमारा। लिख लेंगे यहाँ पे OB डैश बराबर भी, और ये हो गया हमारा प्रतिबिंब का दूरी। और एक OF, जो OF है हमारा वो हो जाएगा, उसको हम शॉर्ट में बोलेंगे क्या, तो उसको F बोलेंगे, स्मॉल f। तो ये हो जाएगा हमारा फोकस दूरी, ये हो जाएगा फोकस दूरी। इतना कुछ हमें मान के चलना है, लिख लेना है इन्हें। अब देखिए चलते हैं हम लोग इससे आगे की तरफ, थ्योरम की तरफ। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ भी जगह है तो काम कर लेते हैं, तो क्योंकि बोर्ड है, थोड़ा भी जगह में बहुत सारा काम कर लेते हैं। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले त्रिभुज पकड़ने का प्रयास कीजिए। हम दर्पण में बहुत ही अच्छी तरह से बताए त्रिभुज पकड़ने के लिए, आप लोगों को याद होगा। हम एक बार वस्तु को पकड़ेंगे, उससे धक्का देंगे, अगर दर्पण में है तो उसे हम ध्रुव की तरफ धक्का देंगे, मतलब ध्रुव तरफ ले जाएंगे। और एक बार प्रतिबिंब को तरफ पकड़ कर भी उसको भी ऐसा खींच के लाना है, किस कहां तक, ध्रुव तक। देखेंगे फिर क्या मेरा एक त्रिभुज बनेगा, दोनों के कारण बनता है। और एक बार फोकस दूरी की तरफ दोनों को, एक बार वस्तु को, एक बार प्रतिबिंब को। ऐसा ही कुछ यहाँ भी करना है हमें। यहाँ पे तो मेरा पॉल नहीं है, ध्रुव नहीं है, यहाँ पे तो ऑप्टिकल सेंटर है हमारा, प्रकाश के केंद्र है यहाँ पे, तो इसका काम यहाँ पे करेंगे हम लोग। तो देखिए कैसे होगा। तो एक वस्तु यहाँ है, वस्तु जो हमारा, तो ए बी, इसको ऑप्टिकल सेंटर की तरफ धारेंगे तो ये हो जाएगा ए बी ओ। हमारा पहला क्या हो जाएगा, ए बी ओ, या नहीं तो ऐसे नहीं लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए ओ बी। लिखने का तो कोई वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं ऐसे, कोई ए ओ बी त्रिभुज, ए ओ बी एंड दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं ए डैश ओ बी डैश, ये प्रतिबिंब के लिए ए डैश ओ बी डैश या ए डैश बी डैश ओ ले लेते हैं। तो इसमें अगर हम चलें, इसमें देखिए सबसे पहले हम प्रयास करेंगे त्रिभुज को समरूप करने का। समरूप करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे समरूप नहीं करेंगे तो हमारा जो है यहाँ तक ये दूरी नहीं निकल पाएगा। समरूप करते हैं, संगत भाग का अनुपात बराबर हो जाएगा ना, तो लिखने का किताब सब में आप लोगों को मिल जाएगा। किताब सब में वैसे लिखा हुआ रहता है कि त्रिभुज ए ओ बी ऐसे करके समरूप दे देगा त्रिभुज ए डैश ओ डैश बी डैश। वहां पे नहीं बताया जाता है कि वो कैसे हुआ है, तो हम आप लोगों को बताते हैं। क्लास 10th में वैसे मैथ का जो एक चैप्टर है आप लोगों में, त्रिभुज चैप्टर, वहां पे आप लोगों को बताया जाता है समरूप कैसे किया जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, वहां आप लोग पढ़ेंगे तो देख लेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक कोण यहाँ पे ये बन रहा है, ये कोण एओबी में, त्रिभुज एओबी में देखें तो एक कोण यहाँ पे बन रहा है हमारा। और इधर से देखें ए डैश बी डैश, इसमें यहाँ पे एक कोण बन रहा है जो कि 90 डिग्री का बन रहा है। अब कहेंगे ये कैसे, देखिए वस्तु जो रखा जाता है तो वो हमेशा लंबवत रखा जाता है, प्रधान अक्ष पे हमेशा लंबवत। प्रतिबिंब जो बनता है प्रधान अक्ष के नीचे ही क्यों ना बने, वो हमेशा लंबवत रहता है, आप लोग इसे ध्यान देंगे। तो हमारा यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो हम लिख लेंगे इसे, इस कोण को ए बी ओ, एंगल ए बी ओ, और इस कोण का नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश ओ, एंगल ए डैश बी डैश
ओ, और बराबर में दे सकते हैं यहाँ पे कितना 90 डिग्री, इसे ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक और देखते हैं। यहाँ जो शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, ये दोनों भी बराबर होगा, फाइनली बराबर होगा ये दोनों भी। तो इनको भी हम लिख लेते हैं। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, और इधर से हो जाएगा ए डैश ओ बी डैश, एंगल ए डैश ओ बी डैश। ये हो जाएगा हमारा सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण बोल सकते हैं। ये दोनों हमारा बराबर हो गया। तो त्रिभुज हमारा जो है, अब इसमें जो है अब कुछ बराबर होने वाला नहीं है। तो देखिए समरूप का प्रतिबंध होता है, सर्वांगसम आप लोग 9th में पढ़े होंगे, यहाँ पे सर्वांगसम नहीं समरूप है। समरूप का भी प्रतिबंध होता है। अगर दो कोण बराबर है तो ए समरूपता से वो समरूप है, तीनों कोण बराबर है तो ए समरूपता से ये समरूपता होती है। तो यहाँ पे देखिए दो कोण बराबर है, अब कुछ बराबर नहीं मिल रही है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज जो है ये दोनों त्रिभुज जो है ये समरूप है। ऐसे त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन त्रिभुज किसका समरूप होगा। तो चले किधर से, इसे देखिए, इसमें जो चले हैं हम ए ओ बी, मतलब तीर की तरफ पकड़े हैं, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आए, फिर इधर आ गए हम। अब उधर से जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा बनेगा, तो तीर की तरफ पकड़ना है हमें। तीर पकड़ेंगे इधर, ये डैश ये है, फिर ऑप्टिकल सेंटर की तरफ ले आएंगे, फिर उधर चल जाएंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा एक ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश। ये जो समरूप हुआ ये किस प्रतिबंध से हुआ है, तो हम बोलेंगे ए समरूपता से, ए समरूपता से। अब देखिए समरूप त्रिभुज का जो संगत भाग का अनुपात होता है वो सबके सब बराबर होता है। समरूप त्रिभुज का जो संगत भाग का अनुपात होता है वो सब बराबर होता है। सर्वांगसम त्रिभुज में अगर सर्वांगसम है तो संगत भाग बराबर होता है, लेकिन अगर समरूप है तो समरूप त्रिभुज के संगत भाग का अनुपात जो है, रेशियो जो है वो बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भाषा, नहीं तो वैसे ही हम लिख लेते हैं, यहाँ पे संगत भाग का अनुपात पकड़ लेते हैं। देखिए संगत भाग ए ओ, अगर ए ओ का पकड़े हैं तो ए ओ का ए डैश ओ आएगा। देखिए ए ओ और ए डैश ओ, सबसे पहले देखिए ए ओ का दूरी यहाँ दर्पण में लेंस में मापा नहीं जाएगा, क्योंकि लेंस में कोई भी दूरी यहाँ से सीधा मापा जाएंगे। अब वैसे माप भी सकते हैं, अगर ठीक है माप लेते हैं, उन्हें माप लेंगे, लेकिन क्या हमें ए ओ का काम है, क्या हम ए मतलब ए पर वस्तु है, ठीक है वस्तु ए पर नहीं, यहाँ पे है बिंदु यहाँ पे, तो यहाँ से ही माप लेंगे। अगर ये तो मेरा दूरी जो है प्रधान अक्ष पे मतलब सीधा मापा नहीं जा पाएगा, मतलब हमें जो मापना है दूरी वो सीधा मापना है वस्तु तक। वस्तु यहाँ है, भले खरा यहाँ है लेकिन वस्तु यहाँ है, यहाँ से डायरेक्टली मापा जाएगा। इसलिए मैंने ए ओ और ओ ए डैश जो पहला मेरा जो आ रहा है संगत भाग ए ओ और ए डैश ओ, इन्हें नहीं लेना है। उसके बाद देखते कौन आता है, उसके बाद आता है हमारा ओ बी, और फिर आता है ओ बी डैश, ओ बी डैश। हाँ ये आ रहा है तो इन्हें पकड़ लेंगे। ओ से बी डैश इसका काम है, वस्तु दूरी का काम है, वहां पे ओ बी डैश प्रतिबिंब दूरी का भी काम है, इन्हें लिख लेंगे हम संगत भाग। ये हमारा ओ बी जो है सेकंड थर्ड इसे पकड़ लेंगे। ओ बी बट्टे में हो जाएगा इधर से ओ बी डैश बराबर, यानी कि इसका संगत भाग का अनुपात हम क्या बोल रहे हैं, बराबर होगा। अब देखते हैं दूसरा क्या होगा। अब फर्स्ट एंड थर्ड ए बी है, फर्स्ट एंड थर्ड ए डैश बी डैश है, हम लिख लेंगे यहाँ पे ए बी बट्टे में ए डैश, और फिर क्या हो जाएगा हमारा ए डैश बी डैश। हम यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज के संगत भाग का अनुपात, समरूप त्रिभुज के संगत भाग का अनुपात है ये। और लिखना चाहे तो और आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे कि समरूप त्रिभुज के संगत भाग का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है, या बोल सकते हैं समरूप त्रिभुज के संगत भाग जो है ना वो समानुपाती होता है, ऐसे हम बोल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है बोलने में। आइए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इससे आगे की तरफ। तो अब आगे हमारा क्या कहता है, अब एक और त्रिभुज पकड़ेंगे। अभी जस्ट बताएं आप लोगों को कि एक त्रिभुज और पकड़ना है इसमें। अब जो दूसरा त्रिभुज होगा वो फिर से हम क्या करें, अब की बार फोकस दूरी की तरफ लाने का प्रयास करेंगे। तो फोकस ये तो हमारा प्रथम फोकस यहाँ पे हो जाएगा, मुख्य फोकस। तो ये जो है ये इन्हें क्या करना है, सबसे पहले वस्तु की तुलना करना है फोकस की तरफ। तो वस्तु को ऐसे पकड़ के, वस्तु की जितना ऊंचाई है इन्हें पकड़ करके फोकस तक ले जाइए।
तो यहां से ए बी ए एम एफ थोड़ी नहीं ये त्रिभुज हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जितना यहाँ जो समांतर किरणें गुजरी है तो इनके बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, सबके सब बराबर होगी। जितना बड़ा ए बी है उतना ही बड़ा यहाँ पे क्या होगा, वो भी हमारा एम ओ होगा या ओ एम होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एम ओ को पकड़ के फोकस तक ले जाएंगे और फिर प्रतिबिंब को भी पकड़ के फोकस तक ले आएंगे और वहां से एक हमारा त्रिभुज बन जाएगा। तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो हम एक लिख लेते हैं यहाँ से ओ एम एफ लिख लेंगे इसे भी, त्रिभुज ओ एम एफ। एंड दूसरा त्रिभुज क्या होगा हमारा, दूसरा त्रिभुज हो जाएगा हमारा ओ एम एफ, तो हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ, एफ तक ले आएंगे, लिखेंगे ऐसे ए डैश बी डैश एफ। अब इनमें फिर से हमें क्या करना है, तो इनको भी हमें समरूप करना है, तो इनको आइए समरूप करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये कौन फिर से लंबवत है, ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री बराबर होगा, तो एम ओ एफ एंगल एम ओ एफ बराबर ये हो जाएगा हमारा क्या, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ, एंगल ए डैश बी डैश एफ बराबर हो जाएगा 90, फाइनली होगा 90। थोड़ा सा यहाँ पे चमक रहा होगा तो समझ लें यहाँ पे कि ये ओ एम एफ त्रिभुज है, त्रिभुज ओ एम एफ एंड ए डैश बी डैश एफ है, और यहाँ पे एंगल एम ओ एफ बराबर ए डैश बी डैश एफ लिखिए, मतलब ये कोण एम ओ एफ ये कोण 90 डिग्री, उसके बाद ए डैश बी डैश एफ ये भी कोण 90 डिग्री, दोनों बराबर है वही लिखे हैं वहां पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से अब हमारा क्या होने वाला है, तो यहाँ पे ये दोनों कोण बराबर होने वाला है, तो इन दोनों कोण को समूह कोण है, समूह कोण बराबर होगा इनका भी, तो इन्हें भी हम लिख लेंगे ऐसे करके, एफ को लिखेंगे एम एफ ओ, एंगल एम एफ ओ बराबर में हो जाएगा इधर से ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश, और ये भी हो जाएगा हमारा सम्मुख कोण, सम्मुख कोण से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसे अब हो गया, अब कुछ बराबर नहीं होने वाला है, समरूप कर देते हैं। त्रिभुज ओ एम एफ जो है ना अब समरूप होगा, इस समरूप का साइन है, तो अब किसका समरूप हुआ इसे सबसे पहले ध्यान रखना है हमें, कहां से चले, ओ एम एफ नीचे से चले हैं ऊपर, ऊपर से चले हैं एफ तरफ, मतलब तीर जो बनेगा यहां बना था तो तीर यहाँ पे ऊपर बनने वाला है, इसके सापेक्ष इधर चले ओ एम एफ मतलब नीचे से तीर ऊपर तरफ, यहां से चलेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा फिर से ओ एम एफ का हो जाएगा, नहीं 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 यहां से नीचे चले हैं ओ से एम, एम से एफ, तो हो जाएगा इधर से हमारा ए डैश बी डैश हाँ एफ यहां हो जाएगा, तो लिख लेंगे इसे भी त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ हो जाएगा, ये भी समरूप हुआ, ए समरूपता इसे भी लिख लेना है आप लोग, लिख लेंगे इसे। अब देखिए फिर से समरूप हुआ तो फिर से संगत भाग का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा, तो लिख लेंगे इसका ओ एम और ओ एम। थोड़ा सा यहाँ पे त्रुटि हुआ था, ये जो त्रिभुज ओ एम एफ है हम थोड़ा सा बोलने में भूल कर गए थे, ओ एम एफ नीचे से चले थे ऊपर इधर आए थे, मतलब दूसरा जो त्रिभुज बनेगा हमारा वो कैसे जाएगा, देखिए इधर तीर बनेगा, कहाँ तीर ऊपर है, तीर ऊपर बनेगा यहाँ पे, इसका मतलब अगर ओ एम एफ चले हैं तो तीर नीचे यहाँ बनने वाला, तो यहाँ से चलेंगे हम लोग कहाँ बी डैश ए डैश तब आएंगे यहाँ, लिख लेंगे यहाँ पे एंड एंड नहीं समरूप त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ ये होगा ए समरूपता से, ये सही है हमारा। अब देखिए इसका संगत भाग पकड़ते हैं, तो ओ एम का जो संगत भाग होगा बी डैश ए डैश होगा, लिखेंगे यहाँ पे ओ एम बटे बी डैश ए डैश बराबर, अब उसके बाद ए ओ एम कहाँ है, ओ एम और ए डैश बी डैश हाँ सही है, उसके बाद हमारा सेकंड थर्ड एम एफ ए डैश एफ, एम एफ ए डैश एफ बिल्कुल जरूरत नहीं है इनका, छोड़ देते हैं इनको, फर्स्ट एंड थर्ड चाहिए। अब ओ एफ बी डैश एफ लिख लेते हैं इसको, ओ एफ बटे बी डैश एफ, ये ओ एफ बी डैश एफ इनका जरूरत है हमें, इनको हम लिख लिए। अब देखिए फिर से वही बात लिखना है यहाँ पे, समरूप त्रिभुज के संगत भाग समानुपाती होती है, इन्हें लिख लेना है आप लोगों को। तो इसके बाद अब हम लोग चलते हैं, इनको मान लेते हैं समीकरण एक, यहाँ जो मान निकाले थे अभी यहाँ पे इनको समीकरण एक मान लेते हैं, और ये जो है हमारा इसे समीकरण दो मान लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज देखते हैं, यहाँ पे दो नहीं मानेंगे, एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, ये जो हमारा ओ एम है ये जो हमारा ओ एम है, ये ओ एम ये ए बी के बराबर है, क्योंकि दोनों समांतर चली है, समांतर चली है, दोनों के बीच के डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा आपस में, तो ये हम ओ एम के बदले में ए बी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे ओ एम जहां है वहां पे क्या लिख देंगे, ए बी, यहाँ पे ओ एम की जगह पे लिख देते हैं ए बी बट्टे में बी डैश ए डैश बराबर, जो बाकी है उन्हें लिख लेते हैं ओ एफ बट्टे
बी डैश एफ, और इनको मान लेते हैं समीकरण 2, और हम ऐसा जरूर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो चलेंगे हम लोग, अब चलेंगे समीकरण 1 और 2 को लेकर के, समीकरण 1 और 2 को लेकर के हम चलेंगे, फिर देखेंगे कि आगे हमारा क्या निकलता है। तो देखिए इनको हम सीधा करके लिख लेते हैं, ताकि हमारा जो ये पद है ये बराबर हो जाए, ये दोनों पद इधर, ये दोनों पद बराबर हो जाए। तो इनको जो है इन्हीं को हम सीधा कर लेते हैं। तो इनको अगर हम सीधा करें तो हमारा क्या हो जाएगा, तो इनको सीधा कर लेते हैं, इनको उधर भगाते हैं और इनको इधर लिख लेते हैं, सीधा कर लेते हैं इनको। ये ओ एफ हो जाएगा हमारा, बट्टे में हो जाएगा बी डैश एफ, और इनको लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी, बट्टे में हो जाएगा बी डैश ए डैश, और मानना है तो समीकरण इनको भी छोड़ के इन्हीं की मान लेते हैं। ये हमारा सही समीकरण आ जाएगा 2। और अब जो करना है, अब वो कुछ भी जो कुछ भी होगा वो समीकरण 1 और 2 में ही होगा। ध्यान से देखें आप लोग, समीकरण 1 में जो आया हुआ है वो हमारा आरएचएस देखिए कितना आया है, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, और यहाँ पे आरएचएस क्या आया है, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश। देखिए कभी कभी होता है ऐसा, बनाने क्रम में कुछ कभी कभी ऐसा परेशानी हमें देखने को मिलता है, तो हम क्या करते हैं, सीधा कर लेते हैं इनको, सीधा कर सकते हैं, आप लोग भी सीधा कर सकते हैं इसे। तो हम सीधा कर लिए इनको, और अब देखिए दोनों का जो आरएचएस से बराबर है, अगर दोनों का आरएचएस बराबर है तो उनका एलएचएस बराबर होता है, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। या फिर दोनों का एलएचएस बराबर होता है तो आरएचएस उनका अपने आप क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए इनका जो आरएचएस एलएचएस होगा अब अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी ओबी बट्टे ओबी डैश बराबर हो जाएगा हमारा ओएफ बट्टे बी डैश एफ। तो अब जो हमें कुछ भी करना होगा अब इन्हीं में करना होगा। तो एक काम करते हैं, पहले इन्हें क्लीन कर लेते हैं और फिर यही हम बना लेंगे। देखिए यहाँ पे हम समीकरण 1 और 2 चल रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से दोनों का आरएचएस क्या है, इक्वल है, इनका एलएचएस अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो इनका एलएचएस पकड़ लेते हैं, ओबी बट्टे ओ डैश बी डैश है, नहीं ओबी डैश है, ओबी बट्टे ओबी डैश बराबर, और उसके बाद है हमारा ये इसका एलएचएस ओ एफ बट्टे बी डैश एफ, ओ एफ बट्टे में हो जाएगा बी डैश एफ, ये दोनों बराबर है, हम लिख लिए। अब जो कुछ भी करेंगे इसी में करेंगे। देखिए आप लोग ध्यान से इन्हें क्लीन कर लेते हैं, इनका जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इनको तोड़ते हैं। पहले देखिए ओ से बी तक दूरी माप सकते हैं, माप सकते हैं, वस्तु तक दूरी माप सकते हैं, वस्तु दूरी यूं होगा, और फिर ओ बी डैश है, ओ से बी डैश तक की दूरी माप सकते हैं, प्रतिम दूरी भी है, और ओ एफ है तो ओ से एफ तक माप सकते हैं, फिर बी डैश एफ है तो बी डैश एफ की दूरी हम कदापि माप नहीं सकेंगे। हम क्या करेंगे, इनको इनके लिए तो बी डैश एफ जो है, ये बी डैश एफ इनके लिए लिख सकते हैं संपूर्ण में से, ओ बी डैश में से अगर इतना को काट देंगे बी एफ ओ एफ को, ये अपने आप बच जाएगा, स्वतः बच जाएगा, और करके ही लिख लेते हैं। देखिए तो ओबी का माप सकते, जिसका माप सकते हैं उनको लिख लेते हैं। तो ओबी बट्टे में हो जाएगा ओबी डैश बराबर, ये ओ एफ है, ओएफ है, उनका दूरी माप सकते हैं तो उनको भी लिख लेंगे, लेकिन बी डैश एफ का नहीं माप पाएंगे तो लिख लेंगे ओ बी डैश, मतलब संपूर्ण में से ओ एफ को काट लेंगे, ओ बी डैश माइनस ओ एफ हो गया। अब जो कुछ भी होने वाला है सारा कुछ इसी में है, सारा खेल जो है इसी में है। तो आइए देख लेते हैं इनको भी। तो ओ बी, अब देखिए ओ बी, इससे पहले आप लोग बताए थे ओ बी को क्या मान चुके थे, यू मान चुके थे। तो ओ बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू हो जाएगा, बट्टे ओ बी डैश है, ओ बी डैश को हम क्या मान चुके थे, तो इनको हम भी मान चुके थे, इनके बदले में लिख देंगे भी बराबर ओ एफ है, तो ओ एफ के बदले मान चुके थे स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी, तो इसको लिख लेंगे ऐसे एफ बट्टे, फिर ओ बी डैश है तो ओ बी डैश को क्या माने थे, तो भी माने थे, इनको भी लिख लेंगे बी, और माइनस में ओ एफ है, और ओ एफ के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, तो एफ फिर से यहाँ पे हो जाएगा एफ। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, उसमें हम बताए थे उत्तर लेंस का वस्तु दूरी क्या होता है, माइनस में होता है, तो ये माइनस हो जाएगा और सब के सब हमारा धनात्मक ही होता है, और सब में कोई त्रुटि नहीं है। अब इसको तोड़िए, इसको तोड़ते हैं, अब मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस यू से इन दोनों में गुना होगा, तो हो जाएगा माइनस यू को भी से गुना करें तो हो जाएगा माइनस यू भी माइनस माइनस प्लस, यू को एफ से गुना करें तो हो जाएगा हमारा यू एफ बराबर, भी को एफ से गुना करें तो हो जाएगा हमारा भी एफ, हो गया ये। अब क्या करते हैं हम, अब इसमें अब हमें ये देखना है कि हमें जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, हमें ये प्रूव करना है। मतलब ऊपर में हमेशा 1 रहना चाहिए, नीचे में u भी f के संबंध में अलग अलग पार्ट होना चाहिए हमारा। देखिए ऐसा कुछ हमें नहीं आया हुआ है, हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ दिमाग लगाएंगे जो ऊपर में 1 बचेगा और नीचे में अपने आप u भी f सिंगल सिंगल सब में आ जाए। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, अगर इसमें हम u भी f से भागा दे दें तो u भी कट जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचेगा, लेकिन u भी कटने के बाद नीचे में फिर भी बचा रहेगा f,
बचा रहेगा तो हम इन्हें लिख लेते दोनों तरफ UVF से भगा देने पर। एक पद में तो दे नहीं सकते हैं, दो पद तो निकालना नहीं है, 3 पद निकालना है, तीनों पद में हम भागा दे करके निकाल लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, हम दोनों तरफ जो है UVF से भाग दे देते हैं, तो हमें लगता है कि इतना में जो है बन सकता है, तो इन्हें बना लेते हैं यहीं पे। तो माइनस UV में अगर भागा दें तो UVF ऐसे हो जाएगा, प्लस में UF में भागा दें तो हो जाएगा UVF बराबर UF में भागा दें तो हो जाएगा UVF। इतना हो सकता है हमारा। और देखिए यहां से UV से UV कट जाएगा, UF से U और F कट जाएगा, VF से VF कट जाएगा। क्या बचा उन्हें लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं तो -1 बचा, नीचे में बचा हमारा F बचा, प्लस ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे में बचा V, और यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे में बचा U। अब देखते हैं हमें प्रूव करना क्या था। तो हमें प्रूव करना था 1/V - 1/U, मतलब V और U एक तरफ होना चाहिए और F जो है एक तरफ होना चाहिए। तो ये यहाँ आ चुका है, इनको उधर भगा देते हैं, उधर किधर ले आते हैं। इधर क्या बचेगा, तो 1/V ये बचेगा, दिख रहा है शायद, और उसके बाद इसको इधर लाते हैं तो -1/U, लेकिन इधर से इसको भगाना है उधर, ये हो जाएगा माइनस में उधर गया तो प्लस में 1/F। ये हमारा 1/V - 1/U बराबर 1/F प्रूव हो करके आ गया है। तो हमारा यही है उत्तर लेंस का लेंस सूत्र। हमें खेद है कि ये एक ही वीडियो मतलब एक ही क्वेश्चंस में इतना टाइम लग गया है, 25, 27, 28 मिनट के आसपास, लेकिन इसमें आप लोगों को पूरी तरह से समझाया गया है। मुझे ऐसा उम्मीद है कि हमने पूरी कंफ्यूजन आप लोगों का दूर कर दिया है। अब आप लोगों के अंदर क्या चल रहा है ये तो मैं बता सकता हूं। अगर आप लोग नहीं समझे हैं, छिपाइए मत, आप लोग आके कमेंट में हमें कमेंट में बताएं कि सर हम नहीं समझे हैं, तो हम प्रयास करेंगे कमेंट के माध्यम से भी थोड़ा बहुत भी मदद करने का उनका। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आए हमें करे। आप लोगों के लिए हमारा कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहता है, 24 घंटा खुला रहता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोगों का हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अगर हम नहीं दिए तो हमारे साथ काम कर रहे जो वो आपका रिप्लाई हमेशा टाइम पे देते रहेंगे। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, और लास्ट में फिर से मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग आके कर सकते हैं इन्हें सब्सक्राइब, और साथ में इन्हें अदर क्लास 10th के और 12th के बच्चे को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि 12th के लिए भी जल्द ही इस पे काम करने वाला हूं। इसी के साथ आज का क्लास यही खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।